Right. So now we are starting with the next concept called fluorescence microscopy. देखो, लाइट माइक्रोस्कोपी में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने ये समझा था कि हम स्पेसिमेन को लाइट दे रहे हैं, अलग अलग एंगल्स पे दे रहे थे। जैसे हम लोग फेस कॉन्ट्रास्ट में बात कर रहे थे तो हम फेस शिफ्ट को एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बदल के और फिर उसका ब्राइटनेस चेक कर रहे थे। दूसरी चीज हम लोगों ने ये देखी थी कि ब्राइट फील्ड में हम लोग पूरी फील्ड को ब्राइट कर दे रहे हैं और उसमें स्टैंड सैंपल या डार्क सैंपल को यूज कर रहे हैं, आई मीन स्पेसिमेन को यूज कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम उसकी माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं। डार्क फील्ड में हम लोगों ने क्या किया था, हमने पूरी फील्ड डार्क कर दी थी और हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट सैंपल्स जो थे उसको देखने की कोशिश करी थी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट बन गया था ना ट्रांसपेरेंट विथ योर डार्क फील्ड। तो वो सारी चीजें हो गई थी डार्क फील्ड में। और फेस कॉन्ट्रास्ट में हम यूजुअली क्या कर रहे थे, हम होलोकोन इल्यूमिनेशन यूज कर रहे थे, जिसके थ्रू हम एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट दे रहे थे स्पेसिमेन को। और जो आपका ब्राइट फील्ड है उसमें हम लोग डायरेक्टली नीचे से पूरी लाइट दे रहे थे। ये सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है ना। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बेसिस पे। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी समझने के लिए अपने को बेसिक से कुछ पॉइंट समझना है कि फ्लोरोसेंस होता क्यों है। देखो, जब भी हम किसी भी इसकी बात करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को या किसी एटम को जब आप एनर्जी देते हो, तो एनर्जी देने पे क्या होते हैं, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपके ग्राउंड एनर्जी स्टेट से जंप करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में जंप मार जाते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इट इज योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सही है ये बात, है ना। तो अब जब ये आपका मान लो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड एनर्जी स्टेट है, जिसमें ये बढ़िया स्टेबल है, आराम से रह रहे हैं। ये इसका एक्साइटेड एनर्जी स्टेट है। जब आप इसमें एनर्जी डालते हो, अब जरूरी है वो एनर्जी बराबर होना चाहिए कि इसको वहां तक जंप करवा सके। यहाँ से जंप करता है और यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया। इसको बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बोल दो या एक्साइटेशन, जो भी तुम बोलना चाहो। जो एनर्जी इसको लगती है इसको आप बोल सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी। और जब आप इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हो तो आप इसको बोलते हो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। फिर क्या होता है, यहाँ से जब ये एनर्जी मतलब यहाँ से आ गया, अभी हाई एनर्जी स्टेट में तो ये बिल्कुल पगला रहा है कि अरे इतनी एनर्जी मिल गई, इतनी एनर्जी मिल गई। तो अब इसको क्या करना है, वापस नीचे आना है। मतलब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट, ग्राउंड एनर्जी स्टेट में आना है। तो ये यहाँ से जंप करता है। जब ये जंप करता है तो ये एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर देता है, एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर देता है। लेकिन जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की होती है उतनी एनर्जी ये रिलीज नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है in the form of heat or some kind of changes in the electron or its orbital arrangement। कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, तो ये एनर्जी थोड़ी सी कम होती है। इसको हम बोल रहे हैं इमिशन एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? इमिशन। और ये पूरा का पूरा बेसिस है अपना फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का या फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसके बारे में बात करें, कितना इमिशन हो रहा है, एक्साइटेशन वेवलेंथ और इमिशन वेवलेंथ को यूज करते हुए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी भी चलाएंगे और माइक्रोस्कोपी भी चलाएंगे। अगर तुमने माइक्रोस्कोपी ढंग से पढ़ लिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। तो अगर ये एनर्जी थोड़ी सी कम है इस एनर्जी से, एक्साइटेशन एनर्जी से, तो हम एक बात और फॉर्मूला समझते हैं हम लोग, दैट E इज इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा। ये मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही बता दे रहा हूँ। जितनी एनर्जी कम होती जाएगी, लेमडा उतना क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक्साइटेशन का लेमडा हमेशा इमिशन के लेमडा से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इमिशन की एनर्जी कम है एक्साइटेशन की एनर्जी से। गेटिंग इट? एंड दैट्स व्हाई लेमडा बढ़ जाता है। तो मान लो तुमने किसी मॉलिक्यूल को मान लो 400 नैनोमीटर की एक्साइटेशन वेवलेंथ दी, फॉर श्योर इसकी 400 नैनोमीटर से हाई ही क्या होगी, इमिशन वेवलेंथ होगी। बारी बात समझ में? तो ये जब नीचे जंप मार रहा है ना, जिसमें ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और जंप मार रहा है, इसी एनर्जी से हम लोग इसका फ्लोरोसेंस देखते हैं। ठीक है, ये ब्लैक मार्कर है आई थिंक, इसलिए दिख नहीं रहा है ये, राइट। इससे हम क्या देखते हैं, इसका फ्लोरोसेंस देखते हैं। इसी को हम फ्लोरोसेंस भी बोलते हैं। अब अगर ये एकदम से हो जाता है, फिर यहाँ पे कुछ और वर्ड्स भी होते हैं, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस। तो अगर ये एकदम से हो जाता है तो इसको फ्लोरोसेंस बोलते हैं, और ये फिर ट्रिपलेट स्टेट के थ्रू इससे धीरे से होता है तो हम इसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं। और तो आज उधर नहीं जा रहे हैं, अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात और समझ लो, यहीं पे यहाँ पे अगर आपका ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट जो एक्साइटेड वाला है, इन दोनों के बीच में अगर ये डिफरेंस नहीं रहे, यहाँ इस ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है,
इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ना रहे, बिल्कुल चिपके हुए रहे, तो कोई फ्लोरोसेंस नहीं आएगा। और इसी वजह से हम लोग फ्लोरोसेंस नहीं करते हैं यूजुअली नॉर्मल विजिबल लाइट में, क्योंकि हमारे अंदर ये ट्रांजिशन नहीं हो पाता है। तो ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स बायो में भी है, हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स है, बहुत कम ही ऐसे हैं जो आपके क्या होते हैं फ्लोरोसेंस शो करते हैं, जैसे आपका प्रोटीन वगैरह की अगर बात छोड़ दी जाए तो इस केस में हमको कुछ डाइज यूज करना पड़ती है जिनको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंट डाइज, जो फ्लोरोसेंस शो करें, जिनके अंदर वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट और एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का डिफरेंस हो। ठीक है ना। प्रोटीन्स पे हो सकते हैं, इसमें प्रोटीन से हम यूज भी करते हैं। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम फ्लोरोसेंट डाई यूज करते हैं या फिर प्रोटीन्स डाई यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूल को लेबल करने के लिए सैंपल के अंदर। ठीक है। अब जब आप इसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट देते हो, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्यों? क्योंकि आपकी एक्साइटेड एनर्जी जो होगी या एक्साइटेड वेवलेंथ जो होगी वो स्पेसिफिक होगी। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो ज्यादा बेटर आपका फ्लोरोसेंस दे पाती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस और इसके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस है। ये एनर्जी डिफरेंस कोई एक वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बेटर तरीके से फुलफिल होगा। अगर वेवलेंथ उससे कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो आपको एक्सेस ऑफ एनर्जी निकल जाएगी। वेवलेंथ उससे ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, तो ये प्रॉपर तरीके से एक्साइट नहीं हो पाएगा। गेटिंग इट? इसीलिए पर्टिकुलर वेवलेंथ होना जरूरी है। फिर ये जो लेबल्स है, आप क्या करते हैं, ये जो लेबल्स मतलब ये फ्लोरोसेंट डाई या प्रोटीन, ये लेबल्स आपके फ्लोरोसेंट लाइट को इमिट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह की सिलेक्टिव इमेजिंग कर पाएंगे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से। गेटिंग इट? जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसमें जो लेबल्ड इमेजिंग है वो हो पाएगी। प्रिंसिपल सिंपल सा है, जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया वही प्रिंसिपल है कि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी जो होती है वो आपके फ्लोरोसेंस के ऊपर डिपेंड करती है। और फ्लोरोसेंस का क्या मतलब होता है? जहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जब आप उनको किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को देते हो, मतलब एक्सपोज करते हो लाइट की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइटेशन वेवलेंथ, तो वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्या करते हैं, इमिट करते हैं लाइट को लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर, जिसको हमने इमिशन लाइट कहा। ठीक है। ये जो इमिटेड लाइट है फिर ये हमको मदद करती है लेबल्ड स्ट्रक्चर को विजुअलाइज करने में स्पेसिमेन के अंदर। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? सिंपल सिंपल सी बात। फ्लोरोफोर्स किसको कहोगे आप? फ्लोरोफोर्स आप उनको कहोगे जिनके अंदर एक कैपेसिटी है फ्लोरोसेंस करने की, जैसे फ्लोरोसेंट डाई, प्रोटीन, नैनो पार्टिकल, ये सारे के सारे हमको लेबलिंग करने में मदद करते हैं। उसके अलावा ये जो फ्लोरोफोर होते हैं, ये फ्लोरोफोर ये आपकी लाइट इमिट करते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ के ऊपर। ध्यान देना है, वर्ड इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन, तो वो ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन का नाम ग्रीन कलर से रिलेटेड है, तो वो एक ग्रीन वाली वेवलेंथ के आसपास रिलीज कर रहा है, और इसी वजह से हमारा जो लेबल्ड स्ट्रक्चर है उसकी एक पर्टिकुलर इमेज आपको देखने को मिलती है। बेसिक बेसिक सी बात है। एक बार ये वाला अरेंजमेंट वापस से समझ लेना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आई ट्राई कि मैं उसको फटाफट से रिस्पॉन्स कर सकूँ। फिर आ जाते हैं अपन एक्साइटेशन और इमिशन फिल्टर्स के बारे में बात करने में। अब क्योंकि हमको ये बात पता है कि स्पेसिफिक वेवलेंथ से एक्साइटेशन होगा और स्पेसिफिक वेवलेंथ इमिट होगी, और इसकी वजह से हमको उन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ को देना है और उन्हीं पर्टिकुलर वेवलेंथ को देखना है। इस वजह से हमारे पास में कुछ फिल्टर्स होते हैं जो हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, आपके एक्साइटेशन और इमिशन फिल्टर्स क्या करते हैं, आपके पर्टिकुलर वेवलेंथ को जाने और आने देते हैं। तो दे कंट्रोल द वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो आपको एक्साइटेशन में यूज करना है, और फिर वो सिलेक्टिवली कलेक्ट करते हैं इमिटेड फ्लोरोसेंस को भी जो आपको देखना है, जिसकी वजह से जो हमारा वही फ्लोरोसेंस हमको देखने को मिलता है जो हम चाहते हैं, है ना। क्योंकि अब एक बात ध्यान समझना, अगर ये बड़ा सा सैंपल है, जब आप इसको फ्लोरेस करोगे तो हो सकता है वो जगह जगह पे हर जगह फ्लोरेस हो जाए, लेकिन हमारा जो मोटिवेशन है हमको सिर्फ ये डॉट्स ही देखना है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि फिल्टर्स लगा के हम स्पेसिफिक जगह को ही देखें। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में, कि आप जो यूजुअल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी करते हो उसमें पूरा का पूरा ही स्पेसिमेन चमक जाता है। जैसे सूरज को देखो, सूरज एकदम इतना ज्यादा चमक रहा है कि आप उसके अंदर समझ नहीं सकते हो कि अच्छा यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर एक डॉट है या कोई गड़बड़ है यहाँ पे, इस तरीके से। चांद में आपको बकायदा दिखता है कि चांद जो है वो बिल्कुल क्लीन नहीं है, लेकिन सूरज ऐसा लगता है कि बिल्कुल क्लीन है, येलो कलर का है, क्योंकि उसके अंदर फ्लोरोसेंस नहीं है, बट उसकी चमक इतनी ज्यादा है। तो स्पेसिमेन में ये इशू होता है कि जब आप उसको फ्लोरेस करते हो तो वो कई बार क्या होता है, ज्यादा फ्लोरेस कर जाते हैं। ज्यादा फ्लोरेस मतलब हमको जितना चाहिए उससे ज्यादा फ्लोरेस होता है, और उस वजह से हम उसको देख नहीं पाते ढंग से, चमक बहुत ज्यादा हो जाती है। और चमक ज्यादा होने की वजह से एक इंपॉर्टेंट चीज गिर जाती है, और उसको बोलते हैं अपन रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाता है। इसका सोल्यूशन है, आगे आएगा, देखते हैं। सैंपल विजिबिलिटी, तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में आप यूजुअली क्या करते हो, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए उनको यूज कर लेते हो, मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए या ऑर्गेनेलिज को देखने के लिए यूज करते हो। और इसमें ना एक चीज ध्यान देना कि डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट होती है पूरी की पूरी, ध्यान देना इस चीज को। हाँ, फ्लोरोसेंस हमेशा डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट होती है, बस इतने पॉइंट्स इसमें काफी है। सी आगे बढ़ते हैं इसमें। और
तो ये एक बार तुम बेसिक डायग्राम देख सकते हो। ये एक्साइटेशन फिल्टर है, इसमें हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके की वेवलेंथ दी थी। हमारे काम की ब्लू वाली थी, ब्लू वाली इस एक्साइटेशन फिल्टर से आगे निकल गई, बाकी ये दोनों यहीं रुक गई। फिर हमारे पास में एक मिरर है जिसको हम लोग डाइक्रोइक मिरर बोलते हैं। डाइक्रोइक मिरर उनको कहा जाता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है उसको ये पास होने देते हैं, मतलब ट्रांसमिट होने देते हैं, पास होना क्या, ट्रांसमिट होने देते हैं, और कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ जो होते हैं उसको ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे जैसे ये ब्लू वाली जो वेवलेंथ है इसको इसने क्या किया, इसने इसको ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, सही है, रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे आपके पास में ये कंडेंसर वगैरह है, ये आपने स्पेसिमेन पे डाला, स्पेसिमेन से फिर कोई फ्लोरेस हुआ, ग्रीन वाली लाइट फ्लोरेस हुई, ये कंडेंसर से वापस गई डाइक्रोइक मिरर, अब इसने क्या किया, इसको ट्रांसमिट होने दिया, बाहर निकल गया। ये इमिशन फिल्टर है, हमको यही वाली वेवलेंथ देखनी थी, डिटेक्टर में दिखा और आपका कंप्यूटर के थ्रू या जैसे भी आप इसको सैंपल कलेक्ट करना चाहते हो वैसे आप इसमें कलेक्शन कर लो। दैट इज हाउ बेसिक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी एक्चुअली वर्क्स। इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें तो जगह जगह इसके काफी सारे एप्लीकेशन है। सेल बायो में साइटोस्केलेटन को समझने के लिए, स्पेसिफिक प्रोटीन को समझने के लिए, न्यूक्लियाई को समझने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इम्यूनोफ्लोरोसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हम इसको यूज करते हैं ताकि ये एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को समझा सके कि कहाँ पे एंटीजन है, कहाँ पे एंटीबॉडी जुड़ रही है। न्यूरोसाइंसेस में यूज की जाती है न्यूरल पाथवेज को समझने के लिए। न्यूरल पाथवेज मतलब कि आपका न्यूरोट्रांसमीटर कैसे वर्क कर रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, सिग्नल कैसे मूव कर रहा है, कौन से प्रोटीन्स मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझने के लिए। माइक्रोबायो में डीएनए आरएनए के विजुअलाइजेशन में मदद करती है ये, और जीन एक्सप्रेशन को ट्रैक करने में मदद करती है। आप किसी पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को लो और उसको किसी पर्टिकुलर फ्लोरोसेंट टैग से टैग कर दो, फिर उसका मूवमेंट समझते रहो सेल में कहाँ कहाँ हो रहा है, तो इससे आप समझ पाओगे कौन सा जीन कब एक्सप्रेस कर रहा है। लाइव सेल इमेजिंग या लाइव सेल इमेजिंग करने के लिए तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, डायनामिक स्टडीज करते हैं लिविंग सेल की, इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हम रियल टाइम में प्रोसेसेस को देख सकते हैं क्या क्या लाइव सेल के अंदर हो रहा है। फिर एक होता है सुपर रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी, इसके अंदर हम स्ट्रक्चर्ड इल्यूमिनेशन माइक्रोस्कोपी या फिर सिंगल मॉलिक्यूल लोकलाइजेशन माइक्रोस्कोपी यूज की जाती है, जिससे हम डिफ्रेक्शन लिमिट को ब्रेक करते हैं। डिफ्रेक्शन क्या होता है पता है ना? डिफ्रेक्शन ये होता है कि जब आपकी लाइट जो है वो किसी पर्टिकुलर एक एंड से ऐसे एब्रप्टली मुड़ जाए, जैसे सेल है, तो अब जब नीचे से आप इसको फ्लोरेस करने की कोशिश करोगे तो ये आपके फ्लोरेसेंस की वजह से ऐसा डिफ्रेक्शन भी होगा, तो डिफ्रेक्शन से हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो खराब होंगे। तो इसमें जिसमें हम लोग सिम में और एसएम एलएम में हम इस डिफ्रेक्शन लिमिट को कम करते हैं, जिससे हमारे रेजोल्यूशंस जो है वो बढ़ के आते हैं। गेटिंग इट? ये था आपका बेसिक फ्लोरोसेंस। अब इसमें आ जाते हैं अपन एक एडवांस वर्जन ऑफ फ्लोरोसेंस पे जिसको कहते हैं कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी, देखो फ्लोरोसेंस में हमने ये क्या समझा कि बहुत बढ़िया टेक्निक है, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया जगह जगह डार्क फील्ड में होती, चमका देते, सब अच्छा होता है, लेकिन चमक की वजह से डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन की वजह से लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन बढ़ता है, रिजोल्विंग पावर कम होती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, फिर हमारे पास में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसमें हम क्या करें, हम पूरे सैंपल को एक साथ ना चमकाएं। हम ये ना बोले कि हम पूरे सैंपल को एक साथ फ्लोरेस करवा रहे हैं। फ्लोरोसेंट तो आप डाई तो कर दो, आप प्रोटीन में डाल दो, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह पे आप एक टाइम पे क्या करो, फ्लोरेस करो, इसकी इमेज बनाओ, फिर ये दूसरी जगह का करो, इसकी इमेज फिर बनाओ, फिर ये तीसरी जगह करो, फिर इसकी इमेज बनाओ, चौथी जगह करो इसकी इमेज, पांचवी की इसकी इमेज, और फिर इन सारी इमेजेस को लेके एक पूरी की पूरी स्टैक बना लो, और उस स्टैक के थ्रू आप एक 3D इमेज क्रिएट कर लो। बात समझ आ रही है? इसको ऐसे समझ सकते हो कि बहुत सारे फोटोग्राफ्स ले लें अपन अलग अलग एंगल पे, और उन फोटोग्राफ को एक साथ लगा के एक बड़ी सी पजल सीनरी बना रहे हैं। आसान भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, देखो अब ये कैसे होगा, लेकिन इसके अंदर हमें ना एक पिन होल यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? पिन होल यूज करेंगे, और पिन होल यूज करके हम आउट ऑफ फोकस लाइट को एलिमिनेट करेंगे। अभी समझाऊंगा आउट ऑफ फोकस क्या क्या मतलब है। आउट ऑफ फोकस लाइट को एलिमिनेट करेंगे जिससे हमारा रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ऑप्टिकली सेक्शन, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकली सेक्शनड इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। ये कि अलग अलग सेक्शन बनाए ना अपन ने, और ये सेक्शन किस बेसिस पे कि कहाँ पे लाइट पड़ रही है, इन फोकस या आउट फोकस, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि ऑप्टिकली सेक्शन इमेजेस आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये 3D इमेजिनिंग करने के लिए या इमेजिंग करने के लिए, और बैकग्राउंड नॉइस पीछे से जो आपकी खड़खड़ खड़खड़ है, अब यहाँ पे कोई नॉइस नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस का मतलब रेजोल्यूशन जो कम हो रहा है उसको कम करने में यूज की जाती है। प्रिंसिपल अगर अपन देखें कॉनफोकल का, तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे चलती है कि हम इसमें पिन होल यूज करके आउट ऑफ फोकस लाइट को एलिमिनेट करेंगे, और हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लाइट को ही सिलेक्ट करेंगे कलेक्ट करते वक्त, जिससे हमारा एक स्पेसिफिक फोकल प्लेन का ही इमेज डेवलप होगा सैंपल में से, जिसके द्वारा एक हाई रेजोल्यूशन इन फोकस इमेजेस बिल्ट होगी। देखो जरा इसको यहाँ पे, इस डायग्राम को ध्यान से समझना है। ये आपकी लेजर है, या आपका कंडेंसर हो गया, कंडेंसर होने के बाद में कॉनफोकल पिनहोल्स दे रखे हैं यहाँ पे अपने को, ये एक पहला पिनहोल है और ये दूसरा पिनहोल है।
अब क्या हुआ है, कॉन्फोकल पिनहोल है, कॉन्फोकल पिनहोल के बाद में ये बीम स्प्लिटर है, बीम को इसने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद अब ये आपके ऑब्जेक्टिव पे गई। यहाँ पे आपने क्या रख रखा है, ये सैंपल है अपना, ये सैंपल है पूरा, दिस इज योर सैंपल। अब सैंपल में देखो ध्यान से, ये जो रेड वाली आ रही है लाइट, ये पूरी लाइट तो ऐसे आ रही है, लेकिन हम लोगों को कौन से वाली से काम है, रेड वाली से काम है। रेड वाली इस तरीके से गई, रेड वाली इस पॉइंट पे पड़ रही है, जो बीच में ब्लू वाला प्लेन है, इसके ऊपर जा रही है। पूरा सैंपल बड़ा है, हाँ, इस तरीके से बड़ा सा सैंपल है, इसमें से जो ब्लू वाला प्लेन है उस पर हमारा काम का है, तो रेड वाली उस पर पड़ रही है। हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे कि वो यहीं पे पड़े, तो उसको हम बोल रहे हैं इन फोकस प्लेन। लेकिन जो ऊपर दो ग्रीन वाले प्लेन है, ये क्या है, आउट ऑफ फोकस प्लेन है। तो इनकी कोई इमेजिंग ही नहीं होगी, पूरी इमेजिंग किसकी होगी, सिर्फ ये ब्लू वाले प्लेन की होगी। फिर डिटेक्टर में जाएंगे, डिटेक्टर पे जाने के बाद में ये पिनहोल पे क्या होगा, आप देखो बाकी जगह पे भी यहाँ पे लाइट तो गिर रही है, तो ये भी अपनी इमेजेस फॉर्म करेंगे, ग्रीन वाले भी। लेकिन ग्रीन वाले जो इमेजेस होंगे वो दूसरे पिनहोल से रुक जाएगी यहीं पे, और रेड वाली आगे निकल जाएगी, और उस वजह से सिर्फ इसी पॉइंट की इमेज आपको देखने को मिलेगी, ये ब्लू वाले की, जो रेड वाला डॉट है इसी की आपको इमेज देखने को मिलेगी, एंड दैट इज हाउ यू विल गेट दी कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी डन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बहुत डिफरेंस आ जाता है इसकी इमेजेस में और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की इमेजेस में। एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहली चीज तो सेल बायो में, न्यूरोसाइंसेस में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए, सेल्यूलर और सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। इम्यूनोफ्लोरोसेंस में हमको इम्यूनो स्टेनिंग करने के लिए, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए, अलग अलग प्रोटीन्स का टिश्यूज और सेल्स में, उसको भी समझाती है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में, तो ये कैसे पता करा होगा, इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखना है, इससे सवाल आया हुआ है पहले, लाइव सेल इमेजिंग करने के लिए। कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी जो है वो आपके लिविंग सेल की डायरेक्ट ही आपको रियल टाइम में बता सकती है कि पिक्चर क्या चल रही है उसके अंदर, है ना। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स न्यूरल नेटवर्क्स को स्टडी करने के लिए मदद की जाती है। और एक मैंने वर्ड यूज किया था, इमेज की स्टैकिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेड स्टैक इमेजिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अलग अलग सेक्शंस बना लेते हैं, जो ऑप्टिकली सेक्शन होते हैं, काटते नहीं है, ध्यान देना, ऑप्टिकली सेक्शन होता है डिफरेंट डेप्थ पे सैंपल के अंदर ही, जिसकी वजह से हम एक 3D इमेज रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, जिसको जेड स्टैक भी बोलते हैं। एडवांटेज तो सीधा सीधा यही है कि बहुत ही बढ़िया हाई ऑप्टिकली सेक्शन इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आपका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होगा। जो एबिलिटी है इसमें 3D इमेजेस कंस्ट्रक्ट करने की, वो आप कर सकते हो। आउट ऑफ फोकस ब्लर को आप इसमें हटा दोगे, जिसकी वजह से बहुत ही शानदार फाइन डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी। बट अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये स्लो है थोड़ी, एज कम्पेयर टू योर वाइड फील्ड माइक्रोस्कोपी, जो हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में बात कर रहे थे। और इसमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेजर्स चाहिए आपको, जो आपका लाइट सोर्स है वो बहुत पावरफुल लेजर चाहिए, जिसकी वजह से कई बार हमारे फोटो ब्लीचिंग हो सकती है। फोटो ब्लीचिंग होने का मतलब हो सकता है कि आपके फ्लोरोफोर्स जो है वो खत्म हो सकते हैं, फ्लोरोफोर्स खत्म हो सकते हैं मतलब फ्लोरोसेंस आने आने, या फिर फोटो टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, कुछ केमिकल्स टॉक्सिक भी बन सकते हैं। और जो इक्विपमेंट है वो भी आपका काफी महंगा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कैन बी वेरी एक्सपेंसिव, शायद वो उड़ गया भैया स्लाइड में से, बट कोई बात नहीं, अपन लिख सकते हैं तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना किसके बारे में, कॉन्फोकल। अब अगली पे बात कर लेते हैं अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में। मुझे पता है थोड़ा भारी पड़ रहा होगा लेक्चर, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो बार करोगे तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम कोई भी लाइट यूज नहीं करेंगे, पहला पॉइंट, और ना ही कोई ऑप्टिकल लेंस यूज करेंगे, दूसरा पॉइंट। ऑप्टिकल लेंस वर्ड यूज किया है मैंने, यहाँ पे हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस। अब ये क्या करेंगे जरा इसके बारे में देख लो। दो तरह की बात करेंगे, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और SEM स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। TEM में ये होगा कि आपके सैंपल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को डाल दोगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो बाहर निकलने वाले इमेजेस से, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से आप एक प्लेन पे इमेज क्रिएट करोगे, और वो इमेज उसी सैंपल की होगी जो आपने ऊपर रखा है। दिस इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। एक होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसमें आप सिर्फ सरफेस को स्कैन करोगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बेसिस पे आप बोलोगे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। ठीक है, दोनों वर्ड्स डिटेल में समझते हैं, चलो। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम कोई लाइट यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, जिसकी वजह से बहुत ही हाई रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने लास्ट वीडियो में तुमको ये बताया था कि जो रेजोल्यूशन होता है वो आपका डायरेक्टली किससे, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, 1/λ। तो वेवलेंथ जो होगी वो जितनी कम होती जाएगी उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ता जाएगा, रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। अब वेवलेंथ अगर कम हो रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब एनर्जी क्या है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है, इलेक्ट्रॉनिक बीम की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से
आपकी उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और उस वजह से रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा। तो इस वजह से आप बहुत पास पास बारीक चीजें उनको भी रिजोल्व करके बता सकते हो कि अरे नहीं ये पास पास नहीं है तो दूर है दूर है। बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन याद रखना, ये रेजोल्यूशन जो है वो इनवर्स है आपका लैम्डा से, और इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है उसमें एनर्जी ज्यादा है, इस वजह से इस तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा अच्छा एक और बात ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है ये आपकी वैक्यूम में चलती है, और वैक्यूम में चलती है इस वजह से आप कोई भी लिविंग स्पेसिमेन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज नहीं कर सकते हो। ये भी सवाल आ जाता है, लिविंग स्पेसिमेन आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज नहीं कर सकते हो, याद रखना है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है इसमें फिर आप टीईएम वगैरह की बात करो तो टीईएम जो है इसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देख सकते हो, सेल्स के, वायरसेस के, और नैनो स्केल मटेरियल भी देख सकते हो। पर ध्यान देना ये सब नॉन लिविंग होंगे, कोई भी लिविंग नहीं होगा इसमें से, दिस विल ऑल बी नॉन लिविंग। प्रिंसिपल की बात करते हैं। टीईएम पे एक ही प्रिंसिपल चलेगा कि यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिट करेंगे एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। आपका जो स्पेसिमेन होगा वो बहुत ही पतला सा होगा, ट्रांसपेरेंट सा होगा, और उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन है जो आपके स्पेसिमेन के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो आपका एक इमेज बनाएंगे। कहाँ पे? आपकी उन फाइन स्ट्रक्चर्स की इमेज बनाएंगे, आपकी एक नीचे प्लेट लगी होगी उसके ऊपर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इस वजह से आपका यहाँ पे जो रेजोल्यूशन होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। इलेक्ट्रॉन सोर्सेज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम या तो टंगस्टन फिलामेंट यूज कर लेते हैं या हम फैक गन यूज कर लेते हैं, जिसको हम फील्ड इमिशन गन यूज बोल सकते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेंगे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन, अब देखो आपको इलेक्ट्रॉन के गन से उस पर इलेक्ट्रॉन शूट करने हैं यार, तो आप डायरेक्टली तो नहीं शूट कर सकते हो, उसके लिए आपको सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सैंपल्स जो है वो आपके बहुत ही पतले से काट के निकाले जाते हैं, यूजुअली वो 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर का मतलब है कि 10 एंगस्ट्रॉम से भी कम होता है। 100 नैनोमीटर मतलब एक के आसपास हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनके इलेक्ट्रॉन आर पार हो सके। ठीक है, उसके लिए आप पहले एम्बेडिंग करते हो, फिर सेक्शनिंग करते हो, और फिर स्टेनिंग करते हो हैवी मेटल के साथ। हाँ यहाँ ध्यान देना भैया, स्टेनिंग होती है इसमें भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, बट यहाँ पे स्टेनिंग किससे होती है? हैवी मेटल से, ऑस्मियम वगैरह और इनके थ्रू। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ही हाई मैग्निफिकेशन चलता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर पाते हो नैनो स्केल स्ट्रक्चर का, बहुत छोटे छोटे, देखो ना क्या पे नैनो स्केल स्ट्रक्चर्स का, और इसकी वजह से यहाँ तक कि आप एक एक इंडिविजुअल एटम को भी देख सकते हो। ठीक है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी की बात की जाए तो उससे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में ये मैग्निफिकेशन दे पाता है, उसका रीजन ये ऊपर लिखा है तुम्हारे सामने। ठीक है, पॉइंट समझ में आया वाला? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे हमारे पास स्पेसिमेन है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन गन है, यहाँ पे ये एनोड है, एनोड की तरफ वो एकदम से टाइट खींचेंगे और उसके बाद में इसको एक्सेलरेटर बोल सकते हो तुम, दिस इज योर एक्सेलरेटर एनोड। आई बात समझ में? फिर ये कंडेंसर लेंस है, कंडेंसर लेंस क्या करेगा? एक जगह कंडेंस करेगा, स्पेसिमेन पे इसने कंडेंस किया इलेक्ट्रॉनिक बीम को। फिर आपका आ गया ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस, ये ऑब्जेक्टिव अपर्चर लेंस के बाद आया इंटरमीडिएट लेंस, इंटरमीडिएट लेंस के बाद आया प्रोजेक्टर लेंस, और प्रोजेक्टर लेंस के बाद नीचे आपकी क्या है यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जिसके ऊपर आपका ये जो पैटर्न है इलेक्ट्रॉन का उसके थ्रू आपका एक इमेज बनेगा। ध्यान रखना है ये यहाँ पे लेंस 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 जो यूज किया है, कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, इंटरमीडिएट लेंस और प्रोजेक्टर लेंस, ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, कोई लेंस नहीं यूज होता है यहाँ पे, है ना? जैसे यहाँ पे एक और डायग्राम है, वहां पे भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे ये पूरा अरेंजमेंट है, ये स्पेसिमेन, फिर ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये स्क्रीन, और इसके ऊपर ये इसका पूरा अरेंजमेंट बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। यहाँ पे इल्यूमिनेशन कर रहे हैं अपन, और यहाँ पे इमेजिंग कर रहे हैं। फिर आता है इसका सॉरी एप्लीकेशन। फिर से हम एप्लीकेशन की बात करें तो सेल बायो में ये आपको इसके सेल्स के ऑर्गेनेल्स और सबसेलुलर कंपोनेंट्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखने में मदद करती है ना? वायरोलॉजी में बात करें तो वायरसेस को बहुत ही डिटेल में समझने में मदद करती है ये। मटेरियल साइंस में हमको नैनो मटेरियल्स, नैनो पार्टिकल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को देखने में मदद करती है। पैथोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टडी करने के लिए डिजीजेस को, और टिश्यू के सैंपल्स को स्टडी करने के लिए, क्योंकि आप कोई टिश्यू का सैंपल है उसके अंदर क्या अरेंजमेंट है, क्या गड़बड़ है, वो आप इससे पता कर सकते हो डिटेल सेक्शनिंग के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसमें उतना ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इमेज फॉर्मेशन तो मैंने तुमको अभी बताया कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज करोगे, जिसमें कंडेंसर ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक बीम को फोकस करेंगे, जिससे आपका इमेज क्रिएट होगा। इमेज जो है वो या तो डिजिटल सेंसर पे, या फिर फोटोग्राफिक प्लेट, या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो।
टेक्निक, अब इसके अलग अलग तरीके के टेक्निक्स हो सकते हैं जो टाइम प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जैसे कि अपना हाई रेजोल्यूशन टाइम, HR टाइम, ये डिटेल्ड स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन फ्रॉम फॉर क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन। एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एलिमेंटल एनालिसिस के लिए किया जाता है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्यादा हो गया ये। स्पेशलाइज्ड टाइम भी होते हैं फिर, जो आपके कुछ एनवायरमेंटल चैम्बर्स के साथ रहते हैं, और ये आपके अलग अलग टेम्परेचर, गैस, एटमॉस्फेयर वगैरह के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। सैंपल कंसिडरेशन की अगर बात की जाए तो एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम आप यूज कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका सैंपल डैमेज हो सकता है, इसीलिए हमेशा यहाँ पे रेडिएशन डैमेज का खतरा बना रहता है। एंड दैट इज वाई आपको सैंपल को बहुत ढंग से प्रिपेयर करना पड़ता है, और बीम कितनी आप दे रहे हो, किस लिमिट तक दे रहे हो, कितनी तेज दे रहे हो, वो सारी चीजों को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज वाई, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक बीम दे रहे हो तो लिविंग तो नहीं रह पाएगा, वैक्यूम के अंदर चलता है वैसे भी। अगली पे आ जाते हैं अपन, सैम, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये आपके सरफेस को इमेजिन करने के लिए यूज की जाती है। पहले देखना, सरफेस की इमेजिंग के लिए यूज की जाती है ये, है ना, बाय स्कैनिंग द स्पेसिमेन सरफेस। ठीक है, इसके अंदर आप वही यूज करोगे, फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम, और ये आपके वही बायोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, मटेरियल साइंस में काफी यूज की जाती है। इसका प्रिंसिपल सिंपल सा इतना सही है कि यहाँ पे आप फोकस्ड इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज करके क्या करोगे, स्कैनिंग करोगे। ठीक है, और कहाँ पे, पूरी की पूरी सरफेस को, जैसे ये सरफेस है, अब ये इस तरीके से सरफेस है, तो यहाँ पे आप इसको स्कैनिंग कर रहे हो और आपको ये पूरी की पूरी इमेज ऐसी की ऐसी मिल जाएगी कि हाँ भैया ये पूरी की पूरी इस तरीके की सरफेस है। ठीक है, अब होता कैसे है, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन्स सैंपल्स के साथ में स्टडी करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, वहां से सिग्नल्स जनरेट होते हैं, जिसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक्स रेज, ये सब निकलती है। ये सिग्नल्स को हम डिटेक्ट करते हैं और इससे हम इमेज बनाते हैं। तो तुम इसको ऐसे समझो कि ये तुम्हारा सैंपल है और इसके तुमको क्या करना है, इमेजिंग करनी है। तो आप इसको क्या करोगे, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंकोगे, वो इलेक्ट्रॉन फेंकने की वजह से क्या होगा, यहाँ से टकरा के दूसरे नए इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, और उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू या बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आप जनरेट करोगे इमेजेस। इलेक्ट्रॉन के सोर्स वही है, टंगस्टन फिलामेंट या आपका FeG, वही से आप इसमें सारा सेटअप करते हो। सैंपल प्रिपरेशन, फिर से ध्यान देना सैंपल प्रिपरेशन पे। स्पेसिमेन जो है वो डिहाइड्रेटेड होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, और कोटेड होना चाहिए थिन लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट। थिन लेयर ऑफ कंडक्टिव मटेरियल मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसपे कभी इलेक्ट्रॉन टकरा है तो उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो। ठीक है, कंडक्टिव मटेरियल कौन कौन से हो सकता है, जैसे गोल्ड हो सकता है, कार्बन हो सकता है, जिससे हमारी इमेज क्वालिटी बढ़िया होती है और आपके चार्जिंग इफेक्ट्स नहीं आते हैं। चार्जिंग इफेक्ट्स मतलब जब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो उससे जो बदलाव आएंगे उनको। नॉन कंडक्टिव सैंपल्स जो है आपके, नॉन कंडक्टिव सैंपल्स में आपको अलग ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। मैग्निफिकेशन, वापस बहुत ज्यादा मैग्निफिकेशन होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर आप देखना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में माइक्रोमीटर्स तक की स्केल से लेके नैनोमीटर तक की स्केल तक सरफेस का स्कैनिंग पॉसिबल है। परफेक्ट। देन अगला, ये बेसिक सा डायग्राम है अपना, जैसे यहाँ पे ये पूरी इमेज बन रही है, तो इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बी, एनोड जो एक्सेलरेट करेगी, कंडेंसर लेंस देने के बाद ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये सारे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सैंपल, और सैंपल पे जब आपके इलेक्ट्रॉन्स टकराए तो फिर ऐसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर, और ये आपके कंप्यूटर में जुड़ा हुआ, और यहाँ पे आपको डॉट 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 इसी की इमेज देखने को मिल रही है। अच्छा, इस तरीके से दिख रहा है ये, गेटिंग इट। लास्टली इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। इसके एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सेम ही है, पर इसमें ध्यान देना है कि कुछ अपने कंपोजिशन और मॉर्फोलॉजी देखने के लिए यूज किया जाता है मेटल्स, पॉलीमर्स और सिरेमिक्स की, और बाकी अगर तुम खुद भी पढ़ना चाहोगे तो पढ़ ही लोगे। बायोलॉजी में अगर अपन देखें तो इसमें आपके सेल के, टिश्यूज के और अलग अलग बायोलॉजिकल जो स्पेसिमेन है उनके सरफेस को इन्वेस्टिगेट करने में मदद करता है। इमेज फॉर्मेशन यूजुअली उसी तरीके से होती है जैसे आपकी टोपोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिल जाती है सरफेस से बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू, और बाकी क्या यूज करें इसमें, कुछ और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। एलिमेंटल एनालिसिस मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 3D इमेजिंग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 3D इमेजिंग क्या है, अगर आप सैंपल को थोड़ा सा टिल्ट करते हो और फिर इमेजेस कलेक्ट करते हो मल्टीपल एंगल से, तो ये आपका 3D इमेज बनाने में मदद कर सकता है। फिर डेप्थ ऑफ द फील्ड, तो इसमें आपका ग्रेटर डेप्थ देखने को मिलता है फील्ड में, है ना, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के थ्रू कंपैरिजन में, और इस वजह से आपका 3D स्ट्रक्चर्स बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं इसमें। राइट, नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइक्रोस्कोपी है तो इम्पोर्टेंट बट बहुत डिटेल टॉपिक है, तो तुमको नोट्स एक बार ढंग से पढ़ना पड़ेंगे जो तुमको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, और इसका टेस्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। तो हाँ, थोड़ा भारी है और मेरा गला भी आज पता नहीं क्यों पेन कर रहा है। तो दैट्स इट। आई होप कुछ चीजें तुमको पता चली होगी। आई वोंट सजेस्ट कि सब कुछ हो गया इसके अंदर। अभी डिटेल्ड वीडियोस बनाएंगे अपन दिसंबर के एग्जाम के बाद में, तब उसमें मजे से एक एक माइक्रोस्कोपी को डिटेल में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी।
एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मिलते हैं अपन फिर जल्दी ही। अभी नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आएगा, क्योंकि दिवाली के लिए घर जाना है, तो वहां पे फिर रिकॉर्ड करके फिर डालता हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखो अपना। अगेन विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। बाय बाय, टेक केयर।